बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर नंबर 14। अब इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है एक नया टॉपिक जो कि आइसोमेरिज्म। अब इससे लास्ट टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन और उसकी जो डिफरेंट टाइप्स थी, जिसमें sp3 पढ़ी, sp2 और sp। अब बेसिकली जो हाइब्रिडाइजेशन का मकसद था उसके अंदर हम कंपाउंड्स की शेप्स और उनकी जो ज्योमेट्रीज होती हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन आज के लेक्चर में जो कि है आइसोमेरिज्म, अब आइसोमेरिज्म के अंदर हमने इसको इस तरह से डिफ़ाइन करना है कि आप देखिए कि इसकी डिफरेंट जो टाइप्स है उनको देखेंगे और फिर उनके आगे उन टाइप्स की डेफिनेशन और साथ में जो एग्जांपल्स होंगी उसको डिस्कस करेंगे। अब आइसोमेरिज्म मीन, अब देखिए आइसोमेरिज्म दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, जिसमें एक इसमें है आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। और दूसरा वर्ड जो इसमें आ रहा है वो है मैरिज्म। तो मैरिज्म का मतलब क्या होता है? फॉर्म। मतलब क्या होगा यहाँ पे? फॉर्म। अब देखिए कि हम इसको डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं। आइसोमेरिज्म मीन कि हमारे पास कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, द कंपाउंड्स दैट हैव सेम the compounds that have same molecular formula but they have different structural formula। ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो? डिफरेंट हो। इन कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं जी आइसोमर्स का। क्या बोलेंगे इनको? आइसोमर्स। और इस सारे अमल को, एंड दिस होल फिनोमेना इज़ नोन एज आइसोमेरिज्म। इस सारे अमल को, इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म। तो बेसिकली आइसोमेरिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कंपाउंड्स का मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आइसोमर्स। और इस सारे अमल को, इस सारे फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म। अब देखिए डेफिनेशन के अंदर दो चीज़ें आ रही हैं। एक यहाँ पे आ रहा है मोलिकुलर फार्मूला और इसमें आ रहा है स्ट्रक्चर फार्मूला। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मोलिकुलर फार्मूला होता है, इट रिप्रेजेंट दी टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। अब देखिए यहाँ पे जो मोलिकुलर फार्मूला है ये रिप्रेजेंट करेगा किस चीज़ को? जो एक कंपाउंड में जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके टोटल नंबर ऑफ एटम्स। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर फार्मूला है, स्ट्रक्चर फार्मूला शो करता है किसको? इट रिप्रेजेंट दी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड बॉन्ड्स विद इन अ मोलिक्यूल। अब देखिए एक मोलिक्यूल के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट और बॉन्ड्स के अरेंजमेंट को शो करेगा स्ट्रक्चर फार्मूला। अब देखिए जब हम डिफरेंट आइसोमर्स लेंगे तो वहाँ पे आपको मोलिकुलर फार्मूला सेम मिलेगा लेकिन उस कंपाउंड के अंदर जो एटम्स और बॉन्ड्स की जो अरेंजमेंट होगी वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो इसलिए उनकी स्ट्रक्चर एक दूसरे से क्या हो जाएगी? डिफरेंट। तो इस तरह के आइसोमर्स को हम नाम देंगे किस चीज़ का? इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं आइसोमर। और इस सारे प्रोसेस को, दिस होल फिनोमेना इज़ नोन एज आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं जैसा कि ब्यूटेन है। अब ब्यूटेन के केस में इसका जो मोलिकुलर फार्मूला होता है वो C4H10 होता है। C4H10, दिस इज़ द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। ठीक हो गया। लेकिन जब हम इसकी स्ट्रक्चर्स ड्रा करेंगे तो इसको टू स्ट्रक्चरल फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे 4 कार्बन है ना, या तो चारों कार्बन्स को हम क्या करेंगे? एक स्ट्रेट चेन में शो कर सकते हैं, या फिर क्या होगा कि 4 कार्बन में से 3 कार्बन को स्ट्रेट चेन में रखेंगे और एक कार्बन को क्या करेंगे? ब्रांच चेन में लिख देंगे। अब होगा क्या यहाँ पे? अगर हम इसके हाइड्रोजन पूरे कर लें, ये CH3 CH2, ये भी क्या होगा? CH2, ये भी CH2, यहाँ पे ये CH3 CH3, यहाँ पे CH, और ये क्या होगा? CH2।
अब देखिए यहाँ पे ब्यूटेन का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, यहाँ पे भी 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, इस वाली स्ट्रक्चर में भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है। अब देखिए कि मोलिकुलर फार्मूला तो सेम है लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है इनकी डिफरेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं ये एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे। ये क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के आइसोमर्स। अगर हम इनका नाम देखें तो इसका नेम होता है एन ब्यूटेन और इस आइसोमर को हम बोलेंगे आइसोब्यूटेन। इन दोनों का मोलिकुलर फार्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? डिफरेंट है। तो इसलिए इन कंपाउंड्स को हम बोलेंगे आइसोमर्स। क्या बोलेंगे इनको? आइसोमर्स। ठीक हो गया। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कंपाउंड्स का मोलिकुलर फार्मूला तो सेम रहे लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या रहे? एक दूसरे से डिफरेंट, तो इनको हम बोलते हैं आइसोमर्स। ठीक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, अब अगर हम, ये तो अल्केन का फर्स्ट मेंबर है जो कि आइसोमेरिज्म शो करता है, लेकिन इससे पहले हमारे पास 3 और भी अल्केन्स के मेंबर हैं जिसमें मीथेन आ जाता है CH4, उसके बाद CH3, ये क्या आ जाएगा? ईथेन, और देन आ जाएगा यहाँ पे CH3, CH2, CH3। अब देखिए मीथेन, ईथेन और प्रोपेन हम कहते हैं दे डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। अब ये जो 3 मेंबर है जिसमें मीथेन है, ईथेन है और क्या है? प्रोपेन, ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? अब इसकी जो रीज़न है, यहाँ पे आप रीज़न याद रखेंगे। इसकी रीज़न ये है बिकॉज दे एग्जिस्ट ओनली इन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म। अब इसकी रीज़न ये है कि ये जो हमारे पास कंपाउंड है इनकी स्ट्रक्चरल फॉर्म एक ही होती है जिसमें ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो लिहाजा कोई भी दूसरी स्ट्रक्चरल फॉर्म इनकी एग्जिस्ट नहीं करती, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करते। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आपने याद रखना है इंट्रोडक्शन के वाले से, उसमें यह है कि अब जैसे जैसे एक कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते जाएंगे, उस कंपाउंड के नंबर ऑफ आइसोमर्स क्या होते जाएंगे? इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब देखिए यहाँ पे हमने एक टेबल लिखा हुआ और इस टेबल के अंदर इधर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स शो हो रहे हैं, मीन डिफरेंट कंपाउंड शो हो रहे हैं, आगे उनके नंबर ऑफ आइसोमर्स हैं। ठीक हो गया। अब जैसे कि फर्स्ट में मैंने लिखा है मीथेन, ईथेन और प्रोपेन, जैसे अभी हम उधर बात करके आए हैं कि इन कंपाउंड्स की सिर्फ एक ही स्ट्रक्चरल फॉर्म होती है, तो लिहाजा इनके कोई आइसोमर्स नहीं बनते। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हम आगे इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स में क्या लिखा हुआ? नो आइसोमर, इनका कोई भी आइसोमर नहीं बनेगा। उसके बाद अब जो अल्केन में ब्यूटेन है जहाँ से आइसोमरिज्म का काम शुरू होता है, ब्यूटेन C4H10। अब ब्यूटेन के नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बनते हैं? 2, C5H12। ये होती है पेंटेन, तो पेंटेन के नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हैं? 3। उसके बाद हेक्सेन है, तो हेक्सेन के आइसोमर्स होते हैं 5। देन आ जाएगा हेप्टेन, और हेप्टेन के केस में नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे? 9। देन हमारे पास ऑक्टेन है, ऑक्टेन के नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बनते हैं? 18। और नोनेन के नंबर ऑफ आइसोमर्स 35। देन डीकेन है, तो डीकेन के होते हैं 75। अब देखिए इकोसेन में कार्बन की तादाद कितनी होगी? 20। तो इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स हमारे पास कितने बनते हैं? इसमें नंबर ऑफ आइसोमर्स बनते हैं 3,66,319। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम स्क्वेलेन की बात करें तो इसमें कार्बन एटम्स की तादाद 30 होगी और इसके जो नंबर ऑफ आइसोमर्स बनेंगे वो मोर देन 4 बिलियंस। और देन लास्ट पे आ जाएगा टेट्राकोंटेन, और टेट्राकोंटेन में कार्बन की जो हमारे पास नंबर है ये 40 नंबर होते हैं, तो इसमें जो नंबर ऑफ आइसोमर्स बनेंगे वो कितने होंगे? 625 ट्रिलियंस। ठीक हो गया। तो बेसिकली इस टेबल को बताने का मकसद ये है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ आइसोमर्स भी क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। अब देखिए आपकी बुक में 2 मेजर टाइप्स के बारे में बताया हुआ है, हम उन्हीं को डिस्कस करते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और नंबर 2 पे आ जाएगी यहाँ पे ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और क्या आ जाएगी, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। आज के लेक्चर में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करना है, ठीक हो गया। अब ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं कि द आइसोमेरिज्म विच इज अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट of atoms within a molecule। एक मोलिक्यूल के अंदर एटम्स की डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से जो आइसोमर्स बनेंगे उनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और इस आइसोमेरिज्म को हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह जो हमारे पास एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है वो मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट होती है। तो डिस्कस करते हैं आगे फर्दर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अभी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की आगे फर्दर 5 टाइप्स हैं, जिसमें नंबर 1 पे आ जाएगी चेन आइसोमेरिज्म। नंबर 2 पे आ जाएगी हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाएगी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नंबर 4 पे आ जाएगी मेटामेरिज्म, और नंबर 5 पे आएगी यहाँ पे हमारे पास वो है टाटोमेरिज्म। क्या आ जाएगी, टाटोमेरिज्म, ठीक हो गया। अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले आएगी चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। This type of isomerism arises due to difference in nature of कार्बन चेन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो आइसोमर्स बनते हैं उनके अंदर जो कार्बन चेन की नेचर होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट होगी, तो इनको हम बोलेंगे चेन आइसोमर्स, और इस आइसोमेरिज्म को हम बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म। जैसा कि अब देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं ब्यूटेन की। ब्यूटेन, ठीक हो गया। अब ब्यूटेन का जैसे कि हमें पता है कि इसका मोलिकुलर फार्मूला C4 और H क्या होता है 10, C4 और H10। अब यहाँ पे जो इसके आइसोमर्स बनेंगे, एक आइसोमर बनेगा N ब्यूटेन, जिसमें चारों कार्बन्स क्या होंगे, एक स्ट्रेट चेन में होंगे, इसको हम बोलेंगे N ब्यूटेन। और अगर इसका दूसरा आइसोमर बनाया तो यहाँ पे ये होगा हमारे पास एक कार्बन ब्रांच में आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो कार्बन चेन है इसकी नेचर डिफरेंट है। मेन के पहला पॉइंट अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास जो कार्बन चेन है वो 4 कार्बन वाली, इसमें जो मेन कार्बन चेन है वो 3 कार्बन वाली, ठीक हो गया। इसके अलावा अब इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट है। मेन अगर हम इनका बॉइलिंग पॉइंट देखें तो स्ट्रेट चेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे पास, एन ब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये होता है हमारे पास -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि आइसोब्यूटेन का क्या होता है हमारे पास, आइसोब्यूटेन का होता है जी बॉइलिंग पॉइंट -11.7 डिग्री। तो इस तरह हम कहते हैं कि जो चेन में डिफरेंस की वजह से आइसोमर बनते हैं, कार्बन चेन की नेचर डिफरेंट होने की वजह से जो आइसोमर्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं चेन आइसोमर्स, और इस अमल को हम बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म। इसी तरह अगर आप बात करें पेंटेन की, तो पेंटेन के केस में भी हमारे पास डिफरेंट नेचर की जो चेन्स होती है वो बनती है। जैसे फार्मूला इसका होता है मोलिकुलर फार्मूला C5 और H क्या आ जाएगा 12। तो एक आइसोमर तो ऐसा बनेगा जिसमें 5 कार्बन क्या होंगे, स्ट्रेट चेन में होंगे, इसको हम बोलेंगे एन पेंटेन। फिर एक कंपाउंड इसका ऐसे आइसोमर बनेगा जिसमें 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में होंगे और एक क्या आ जाएगा ब्रांच में, इसको हम बोलते हैं आइसो
पेंटेन, क्या बोलेंगे इसको, आइसोपेंटेन। और इसी तरह फिर एक आइसोमर इसका बनता है जिसमें हमारे पास क्या होंगे, एक ही कार्बन के ऊपर भी ब्रांचिंग होगी और उसके नीचे भी ब्रांचिंग हुई होती है, इसको हम बोलते हैं नियोपेंटेन। क्या बोलते हैं इसको, नियोपेंटेन। तो यहाँ पे भी बेटा देखें कि कार्बन चेन की जो नेचर है एक दूसरे से क्या होगी, डिफरेंट होती है। तो इस तरह जो चेन की नेचर के डिफरेंस की वजह से जो आइसोमर्स बनते हैं इनको हम बोलते हैं चेन आइसोमर्स, एंड दिस होल फिनोमेना इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम चलते हैं दूसरी टाइप के ऊपर, और दूसरी टाइप हमारे पास आ जाएगी पोजीशन आइसोमेरिज्म। सेकंड टाइप इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे आ जाएगी पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब ये आइसोमेरिज्म किस वजह से होती है, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises due to different position of functional group on carbon chain। अब इस केस में क्या होगा, कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन फ़र्क क्या आएगा कि जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन होगी कार्बन चेन के ऊपर वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल अब देखिए, जैसे कि कंपाउंड है मेरे पास क्लोरोप्रोपेन। कौन सा कंपाउंड है, क्लोरोप्रोपेन। अब देखिए क्लोरोप्रोपेन को हम दो तरह से लिख सकते हैं। जैसे एक कंपाउंड है इसका CH3 CH2 CH2Cl, एक स्ट्रक्चरल फॉर्म। इसके बाद CH3 CH3, यहाँ पे देखें क्लोरीन। अब इन पे ज़रा गौर करें तो देखें यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है पहली कार्बन के साथ, तो इसका मतलब इस वाले कंपाउंड का नाम है 1-क्लोरोप्रोपेन। जबकि यहाँ पे Cl2 लगा हुआ है दूसरी कार्बन के साथ, तो इसका नाम है 2-क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम आ जाएगा, 2-क्लोरोप्रोपेन। ठीक हो गया। तो ज़रा गौर करें तो जितने इसमें कार्बन है उतने ही इसमें कार्बन है, जितने यहाँ पे हाइड्रोजन है उतने ही यहाँ पे हाइड्रोजन है। Cl है, इसमें भी क्या है, Cl। तो मोलिकुलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, फ़र्क आ रहा है इस पोजीशन पे कि यहाँ पे Cl लगा हुआ है पहली कार्बन पे, यहाँ पे Cl लगा हुआ है दूसरी कार्बन पे। तो ये बनेगा 1-क्लोरोप्रोपेन, ये होगा 2-क्लोरोप्रोपेन। मीन कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो इस तरह के जो आइसोमर्स बनते हैं इनको हम बोलते हैं पोजीशनल आइसोमर्स। ठीक हो गया। अब आप एक और एग्जांपल में इसको देख सकते हैं ब्यूटीन के केस में। ब्यूटीन, अब ब्यूटीन हम इसकी दो तरह से स्ट्रक्चरल फॉर्म बना सकते हैं, 1-ब्यूटीन और इसी तरह 2-ब्यूटीन, 1-ब्यूटीन और 2-ब्यूटीन। अब 1-ब्यूटीन में क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अब यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड पहली कार्बन पे आ रहा है, तो इसलिए ये 1-ब्यूटीन होगी। जबकि अगर हम इसकी एक और स्ट्रक्चरल फॉर्म बनाएं जिसमें ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, तो यहाँ पे देखें ये पहली कार्बन ये दूसरी कार्बन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड चूँकि फंक्शनल ग्रुप होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या आ रही है, 2। ये 1-ब्यूटीन, ये 2-ब्यूटीन। बाकी ओवरऑल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, लेकिन जस्ट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ये क्या आ रही है, डिफरेंट, जिसकी वजह से ये आइसोमर्स क्या कहलाएंगे, पोजीशनल आइसोमर्स। और ये सारी जो आइसोमरिज्म है इसको हम बोलेंगे ओवरऑल इट इज़ कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 3 पे देखें फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब इसमें फ़र्क क्या आएगा, अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को हम इसके साथ रिलेट करेंगे। ठीक हो गया। तो फिर आप इजीली इसको समझ पाएंगे। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म मेन हम कहते हैं द कंपाउंड्स दैट हैव सेम मोलिक्यूलर फार्मूला। अब यहाँ पे मोलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड्स का क्या होगा, सेम होगा, लेकिन फ़र्क क्या आएगा, बट दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, बट दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। जैसा कि अब देखिए एग्जांपल के तौर पे मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूँ लाइक C2H6O, दिस इज़ द मोलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड।
अब ये कंपाउंड का मोलिक्यूलर फार्मूला है। अब हम इसकी स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते हैं। दो तरह से लिखा जा सकता है, जैसे देखें CH3CH2OH। अब इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं CH3OCH3। अब ज़रा गौर करें, अब इस स्ट्रक्चरल फार्मूला के अंदर उतने दो ही कार्बन है, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, लेकिन फ़र्क इस चीज़ का आ रहा है, फ़र्क आ रहा है यहाँ पे बेटा फंक्शनल ग्रुप का। अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा आ रहा है, ईथर। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स आर दोज आइसोमर्स that have same molecular formula but they have different functional group। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या हो रहा था, पोजीशन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप सेम था, लेकिन जस्ट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होने की वजह से वो एक दूसरे के आइसोमर बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो टोटली मोलिकुलर फार्मूला सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, डिफरेंट। तो इस तरह के जो आइसोमर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, और आइसोमेरिज्म को हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब इनके नाम लिख लें। ये ग्रुप होता है इथाइल, तो हम इसका नाम लिख सकते हैं इथाइल। OH फंक्शनैलिटी है किस चीज़ की, अल्कोहल की, तो आगे हम ऐड कर देंगे इथाइल अल्कोहल। यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप है, इधर भी मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो इसलिए ये बनेगा डाई मिथाइल। अब दरमियान में जब ऑक्सीजन चेन के दरमियान में आता है तो ये किसकी फंक्शनैलिटी है, हमने पढ़ा था कि जब ऑक्सीजन कार्बन चेन के दरमियान में आता है तो ये ईथर फैमिली को शो कर रहा होता है, तो इसलिए हम इसका नाम लिखेंगे डाई मिथाइल ईथर। क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल ईथर। तो ये आप लोगों ने फ़र्क याद रखना है पोजीशन आइसोमेरिज्म में और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसके बाद फोर्थ स्टेज हमारे पास जो टाइप है वो है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म अब देखिए मेटामेरिज्म द आइसोमेरिज्म which is arises due to unequal distribution of carbon atoms on either side of a functional group। मतलब ऐसी आइसोमेरिज्म जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप के साइडों पे मेन जो कार्बन एटम्स की तादाद होगी, जो नंबर्स होंगे कार्बन एटम, वो क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल अब देखें, अब वो कंपाउंड जो कि मेटामेरिज्म शो करेंगे, द कंपाउंड्स दैट शो मेटामेरिज्म दे बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज। वो सारे कंपाउंड जो कि अपना मेटामेरिज्म शो करते हैं दे बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज। और यहाँ पे जो हम फंक्शनल ग्रुप यूज़ करेंगे, फंक्शनल ग्रुप, अब इन फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर अब जैसे देखिए हम यूज़ कर सकते हैं ईथर लिंकेज, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कार्बोनाइल ग्रुप। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे जो कंपाउंड NH, देन क्या आ जाएगा SH। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं ये मेटामेरिज्म को शो करते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं इन दोनों के लिहाज से। अब यहाँ देखिए कंपाउंड है लाइक दिस CH3CH2O CH2CH3, ठीक हो गया। अब इसका आइसोमर कैसे बनेगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप की आइदर साइड पे, किसी भी साइड पे, मतलब राइट साइड या लेफ्ट साइड पे आप लोगों ने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को अनइक्वल कर देना। जैसे इस कंपाउंड में इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी क्या है 2 कार्बन, सेम ग्रुप है, तो आप जस्ट इसको क्या करोगे अनइक्वल, मीन एक साइड पे मिथाइल ग्रुप रहेगा और इधर हम क्या करेंगे CH2CH3। तो यहाँ पे अगर गौर करें तो इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या आ रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप की साइड पे अनइक्वल हैं। तो इस तरह के जो आइसोमर्स होंगे जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होंगे, अनइक्वल, तो देन हम क्या इसको बोलेंगे मेटामर्स, और इस आइसोमेरिज्म को बोलेंगे मेटामेरिज्म। अगर इसको नाम देना है तो वो भी दे लें, ये भी इथाइल ग्रुप है तो ये भी क्या है इथाइल, 2 ग्रुप लगे हैं तो इसलिए ये बनेगा डाई इथाइल, और दरमियान में जो फंक्शनल ग्रुप है ये किसकी पहचान है, ईथर की, तो आप लिख देंगे डाई इथाइल ईथर। लेकिन यहाँ पे अगर गौर करें इस साइड पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, इस साइड पे लगा हुआ है प्रोपाइल ग्रुप, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। अब M पहले आता है P से, तो इसलिए पहले हम लिखेंगे मिथाइल
और हमने पढ़ा हुआ है कि जो प्रोपाइल ग्रुप है ये दो तरह का होता है। अगर ये चेन के एंड से अटैच होगा तो इसको एन प्रोपाइल कहेंगे, अगर कहीं किसी जगह पे ये दरमियान से जुड़ा होगा तो इसको आइसो प्रोपाइल कहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे मिथाइल एन प्रोपाइल, मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। ठीक हो गया। इसी तरह अब सेम ये ग्रुप सेम रहेगा, जस्ट आप कार्बोनाइल ग्रुप को यूज़ कर सकते हैं। तो इस केस में CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो CH2 CH3। अब ये कीटोन फैमिली का हमने ग्रुप लिया, तो इसमें जब इसका मेटामर बनाएंगे तो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दें। CH3 CH2 CH2 यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। अब जस्ट अगर देखें यहाँ पे भी इसका फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइडों पे नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, मीन सेम ग्रुप लगे हुए, लेकिन अगर आप इसके आइसोमर में देखेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है अनइक्वल है। इस साइड पे एक कार्बन है तो इस साइड पे 3 कार्बन है। नेम बिल्कुल सेम होगा, जस्ट ईथर की जगह पे आपने वर्ड कीटोन ऐड करना है। तो इसका नेम होगा डाई इथाइल कीटोन, इसका हो जाएगा मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे मेटामर्स, और इस होल फिनोमेना को हम बोलेंगे मेटामेरिज्म। उसके बाद लास्ट टाइप है डेट इज टाटोमेरिज्म। Tautomerism. Tautomerism is also a type of structural isomerism which arises due to shifting of proton from one atom to another atom within a same molecule। अब इस केस में ये होगा कि मॉलिक्यूल सेम ही होगा और उसी के अंदर एक एटम से दूसरे एटम की तरफ हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होगा, जिसके नतीजे में हमारे पास आइसोमर्स बनेंगे और उन आइसोमर्स को हम बोलेंगे टाटोमर्स, और इस होल फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे टाटोमेरिज्म। अब ये अमल पाया जाता है किसके अंदर, जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स। इसकी एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पे हमने अल्फ़ा अमाइनो एसिड लेने हैं, लाइक दिस RCH COOH, यहाँ पे आ जाएगा NH2। अब देखिए इस केस में नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर, तो इस लोन पेयर की वजह से ये जो वाला हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से ये प्रोटॉन इस नाइट्रोजन की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक हो गया, ट्रांसफ़र होगा। तो इसके नतीजे में क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे बनेगा RCH COO नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा NH3 और इधर आ जाएगा N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है नेगेटिव चार्ज। ठीक हो गया। तो ऐसी स्पीशी जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर नेगेटिव चार्ज भी मौजूद हो और पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद हो, इस तरह की स्पीशी को हम नाम देते हैं ज़्विटर आयन। क्या नाम देंगे इसको, ज़्विटर आयन। और इसका एक और नाम भी हम बोलते हैं, इसको डाईपोलर आयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डाईपोलर आयन। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप देखें कि जस्ट क्या हुआ है, इसमें प्रोटॉन शिफ्ट हुआ है, यहाँ से प्रोटॉन शिफ्ट हुआ है किसकी तरफ, नाइट्रोजन की तरफ। तो ऐसी आइसोमर जो कि प्रोटॉन की शिफ्टिंग की वजह से प्रोड्यूस हों, इन आइसोमर्स को हम बोलते हैं टाटोमर्स, एंड दिस होल फिनोमेना इज नोन एज टाटोमेरिज्म। तो बेटा ये थी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब इसके बाद जो आइसोमेरिज्म की सेकंड टाइप है वो है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके अल्लाह।